Hello students, welcome back to all of you in the second session of the chapter 5, that is accounting equation and business transaction. Students, in our first session we understand what is accounting equation. So we understand that the total asset is always equal to the total capital plus total liability, means the accounting equation is the A is equal to C plus L. So इसी इक्वेशन को लेके हम लोगों ने कुछ जनरल के कुछ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को जनरल में कन्वर्ट किया था और जनरल के ऊपर से हम लोगों ने ए इज इक्वल टू सी प्लस एल किस तरीके से इफेक्ट होता है वो हमने देखा था। आज भी हम लोग वही करने वाले हैं और कुछ और जनरल कुछ और ट्रांजेक्शन का हम लोग इक्वेशन के अंदर चेक करेंगे। और उससे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों ने जो रूल्स सीखे थे वो रूल्स एक बार रिवाइज कर लें। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी रूल्स दिए, बट वहाँ पे रूल्स नहीं है, वहाँ पे आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक आता है तो उसकी एंट्री कैसे करनी है वो लिखा हुआ है। और मेरे हिसाब से हम लोग अगर रूल्स समझ ले तो ऐसे टॉपिक को याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रूल्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले लेते हैं हम लोग एसेट। एसेट का सिंपल सा रूल्स है कि अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करो एंड एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्या करना है, माइनस। बहुत सिंपल सा रूल्स है। आपके ट्रांजेक्शन के अंदर अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्लस, एंड अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, एसेट में से माइनस। कैपिटल में हमको तीन चीज़ें देखनी पड़ती है। तीन क्यों? क्योंकि तीन जो है वो प्लस करते हैं, तीन जो है माइनस होते हैं। पहले प्लस वाली देख लेते हैं। अगर इनकम हुआ तो प्लस, किसी ट्रांजेक्शन के थ्रू प्रॉफिट हुआ तो प्लस, एंड अगर पार्टनर्स या ओनर्स कैपिटल लेके आ रहा है तो वो भी क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल के अंदर प्लस। मतलब कि कैपिटल में तीन चीज़ें प्लस होती है। कौन कौन सी? इनकम, प्रॉफिट एंड कैपिटल। उसका ऑपोजिट ले लो तो वो माइनस होगी। इनकम का ऑपोजिट क्या होता है, एक्सपेंस, उसको माइनस करो। प्रॉफिट का ऑपोजिट क्या होता है, लॉस, उसको कैपिटल में से माइनस करो। कैपिटल का ऑपोजिट क्या होता है, ड्राइंग, तो उसको भी कैपिटल में से क्या करो, माइनस। ठीक है। सो आपके तीन के सेट बन जाएंगे। तीन को आपको प्लस करना है, तीन को क्या करना है, माइनस करना है। प्लस क्या करना है तो इनकम, प्रॉफिट एंड कैपिटल। माइनस क्या करना है, एक्सपेंस, लॉस एंड ड्राइंग। क्लियर। वैसे लास्ट में आपका आता है लायबिलिटीज। उसमें सिंपल रूल्स है कि अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो प्लस करो, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो माइनस करो। आपको ट्रांजेक्शन से ये पता हो जाना चाहिए एसेट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तो आपका आधा काम वहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है। अदरवाइज आपको टेक्स्ट बुक के अंदर इस तरीके से दिया हुआ ही है। ठीक है। उसको अपने रेफरेंस के लिए बस यूज़ कर सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से अगर आप लोग मेन रूल्स देखोगे तो ये बाकी के जो चीज़ आपको यहाँ पे 15 या 14 एंट्रीज दी है वो अपने आप याद रह जाएगी। इतना लंबा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ट्रांजेक्शन है वैसे रूल्स चेंज नहीं होते, रूल्स सेम ही रहते हैं। ये बस आपको एक गाइडलाइन के तौर पर दिए गए हैं, रेफरेंस के तौर पर दिए गए हैं। सो वॉट आई सजेस्ट यू शुड हैव टू लर्न द रूल्स एक बार समझ में आ गए, उसके बाद इतने सारे ट्रांजेक्शन शायद याद रखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ लिस्ट, सम ऑफ द लिस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन है, सारे का नहीं है। और अगर रूल समझ लेते हो तो आपको कोई भी ट्रांजेक्शन आए उससे कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। ठीक है। दैट इज़ द रीज़न कि मैंने फर्स्ट सेशन के अंदर आपको रूल समझाया था। क्लियर। ओके। तो रूल्स को याद रखते हुए हम लोग जा रहे जनरल के ऊपर से अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखने के लिए। ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे सारी जनरल एंट्री है। मैंने हर एक ट्रांजेक्शन के साथ जनरल एंट्री और उसके बाद उसका अकाउंटिंग इक्वेशन रखा है ताकि आपको समझने में थोड़ा इजी हो जाए। सो द फर्स्ट जनरल एंट्री इज रमेश हैज़ ब्रॉड कैश ₹20,000 एंड फर्नीचर ₹10,000 टू कॉमेंस बिजनेस। सो बेसिकली पहले इसकी जनरल एंट्री बना लेते हैं। ठीक है। जनरल एंट्री अभी हमारे लिए नया चीज़ नहीं है। और रमेश कॉमेंस कौन करता है, जो ओनर होता है वही बिजनेस स्टार्ट करता है, तो रमेश यहाँ पे ओनर होगा। एंड वो कैश रुपीज़ लेके आ रहा है 20,000 एंड फर्नीचर लेके आ रहा है 10,000 का। तो दो असेट आ रही है। इसका जनरल क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड बाय 20,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड बाय 10,000 टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड बाय 30,000। ठीक है। इस हिसाब से उसकी जनरल एंट्री में नॉर्मली करते हैं। क्लियर। ओके। सो ये जनरल एंट्री देख लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। तो कैश इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है एंड कैपिटल जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसकी इफेक्ट कैसे देंगे, ये रहा हमारा। ठीक है। कैश कितना 20,000, पहले कुछ नहीं था, फर्स्ट ट्रांजेक्शन तो पहले कुछ नहीं होगा। तो कैश कितना है क्या 20,000, फर्नीचर कितना तो 10,000 और टोटल कितना हो गया यहाँ पे 30,000।
जबकि कैपिटल टोटल कितना इंक्रीज हो रहा है 30,000, तो हमने लिखा कैपिटल 30,000। लायबिलिटी में कोई भी इफेक्ट हो रहा नहीं है। अभी यहाँ पे देखो असेट साइड 30,000, इसमें ये 30 + 0 इज ऑल्सो 30,000। सो A इज इक्वल टू C + L आपका वहाँ पे सॉल्व हो जाता है। क्लियर? ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट में। द सेकंड जनरल ट्रांजेक्शन इज ₹5,000 डिपोजिटेड इन द बैंक एंड ओपन अ बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, आपने कैश, आपके पास से कैश जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, बैंक में, आपके अकाउंट में। सो दोनों ही एसेट है, एक एसेट इंक्रीज हो रही है, दूसरी एसेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मतलब कि यहाँ पे दोनों इफेक्ट है वो एसेट साइड आएंगे, ना तो कैपिटल में ना तो लायबिलिटी में, कोई भी इफेक्ट होगा नहीं। एसेट साइड में भी कैसे आएगा, जब एक ही साइड में इफेक्ट होता है ना स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या होता होगा, डिक्रीज, और उसका ओवरऑल इफेक्ट जीरो ही हो जाएगा। जब किसी एक ही साइड के अंदर सारे इफेक्ट हो रहे हैं तो वो याद रखना है कि उसका ओवरऑल इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि दूसरी साइड तो कोई इफेक्ट ही नहीं है। एंड अगर A इज इक्वल टू C + L हमको रखना है तो दूसरी साइड जीरो ही है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, जीरो। देखते हैं कैसे होता है, पहले जनरल एंट्री समझ ले क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड, क्योंकि बैंक यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है एंड कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अभी हमारे पास कैश का जो लास्ट का बैलेंस था फर्स्ट ट्रांजेक्शन के बाद वो कितना था, 20,000। उसमें से 5,000 हम लोग कहाँ पे दे रहे हैं, बैंक के अंदर, तो गए तो सही हमारे पास से, तो वो हमने क्या कर दिए, माइनस। अभी कितना बचा बैलेंस, 15,000। एक नया एसेट आया, कौन सा, बैंक, तो वो वहाँ पे लिखो बैंक 5,000, फर्नीचर जो पहले था दैट इज एज इट इज़, वो कितना है 10,000। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैश नाम की एसेट आपकी 5,000 से डिक्रीज हुई और बैंक नाम की एसेट आपकी 5,000 से इंक्रीज हुई। तो ओवरऑल उस तरफ एक -5,000 एक +5,000, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हो गया, जीरो। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, कैपिटल में कोई नहीं, कोई इफेक्ट लायबिलिटी में नहीं। तब भी देखो आपका आपस में मैच हो जा रहा है, 15 + 5 + 10 इट कम्स 30,000। इन द सेम वे यहाँ पे भी कितना हो रहा है, 30,000। तो A इज इक्वल टू C + L यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। क्लियर? मूव ऑन द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, दैट इज ट्रांजेक्शन नंबर 3। द ट्रांजेक्शन इज गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज फ्रॉम राजेश। तो यहाँ पे आप लोग परचेज कर रहे हो, बट ये परचेज एंड और क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कहीं पे भी कैश लिखा हुआ नहीं है और पर्सन का नाम मतलब कि राजेश यहाँ पे नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो परचेज आप चाहे कैश में करो चाहे वो क्रेडिट में करो, परचेज अकाउंट तो डेबिट होना ही है। तो जो अदर अकाउंट है वो क्रेडिट होता है। अदर में क्या आता है, या तो कैश होगा या तो किसी पर्सन का नाम होगा। तो बेसिकली जनरल एंट्री क्या बनती है यहाँ पे, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राजेश अकाउंट क्रेडिटेड। अभी यहाँ इस ट्रांजेक्शन की वजह से इफेक्ट क्या होती है, जो परचेज जब आप लोग करते हो तो आपका स्टॉक इंक्रीज होता है, एंड क्योंकि आपने यहाँ पे क्रेडिट पे वो गुड्स परचेज किया हुआ है तो उसके सामने आपकी लायबिलिटी भी क्रिएट हो जाएगी, राजेश बिकम योर क्रेडिटर्स, मतलब कि आपको राजेश को 8,000 रुपीज़ आपको पेमेंट करना बाकी है। तो यहाँ पे उसके सामने आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अगर इसका इफेक्ट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपको समझ में आ गया है। जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि जो हमें यहाँ पे असेट साइड है हमारे पास अब तक स्टॉक था ही नहीं, तो अभी हम लोगों ने उसको ऐड किया, कितना 8,000 रुपीज़, ठीक है। उसके सामने लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो लायबिलिटी में यहाँ पे लिखा दैट इज़ राजेश नाम का जो क्रेडिटर्स है उसकी वजह से लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और वहाँ पे 8,000, तो दोनों ही तरफ 88,000 रुपीज़ इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। और इसकी वजह से आपका जो टोटल है फाइनल टोटल वो आपस में मैच होने ही वाला है, दैट इज़ 38,000 एंड 30 + 8 इज इक्वल टू 38,000, ठीक है। सो यहाँ पे A इज इक्वल टू C + L वाला जो फॉर्मूला है या जो इक्वेशन है वो वहाँ पे प्रूव हो जाता है, ठीक है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट 4th नंबर में, दैट इज गुड्स ऑफ ₹6,000 परचेज फॉर कैश। ये भी परचेज का ही है बट यहाँ पे क्या है, कैश में है, ठीक है। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट तो डेबिट ही होगा बट क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, कैश अकाउंट, ठीक है। देखते हैं जनरल एंट्री क्या है, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इफेक्ट क्या होंगे, तो परचेज क्योंकि यहाँ पे आप कर रहे हो स्टॉक इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि परचेज की वजह से आपके पास गुड्स आने वाला है, तो एक इफेक्ट आएगा स्टॉक इंक्रीज होगा, और दूसरा इफेक्ट क्या आएगा कि कैश जो है वो उसकी वजह से डिक्रीज होगा, क्योंकि आपने कैश में पेमेंट किया हुआ है, ट्रांजेक्शन कैश है, और जब भी परचेस करते हो तो कैश क्या होगा, आपको देना पड़ेगा, इट मीन्स कैश डिक्रीज होगा। अभी फिर से एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पे दोनों इफेक्ट एक ही साइड पे होने वाले हैं, है ना, क्योंकि स्टॉक भी एसेट है और कैश भी एसेट है, तो एक एसेट इंक्रीज होगा दूसरा एसेट क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड एट द एंड वहाँ पे टोटल इफेक्ट क्या हो जाना चाहिए, जीरो, ठीक है। देखो अभी इसके अंदर किस हिसाब से देखा होता है, तो यहाँ पे आपका कैश जो है वो 15,000 का बैलेंस था, उसमें 6,000 माइनस कर दो तो कितना बचा 9,000।
वैसे ही स्टॉक जो आपके पास था लास्ट ट्रांजेक्शन के अंदर आपने 8000 परचेस किया था और एक फिर से इस ट्रांजेक्शन के अंदर परचेस किया, तो 8000 प्लस 6000 कितना हो जाएगा 14000। क्लियर। बैंक बैलेंस एंड फर्नीचर के अंदर यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। अभी देखो तो यहाँ पे हुआ क्या, आपने 6000 क्या किया पहले, माइनस 6000 क्या किया बाद में प्लस, तो एट देन रिजल्ट क्या निकला उसका टोटल में जीरो ही। पहले भी टोटल 38000 हो रहा था, अभी भी कितना हो रहा है 38000। और यहाँ पे ये दो में से किसी में भी कोई भी चेंजेस हो रहा नहीं है, तो हमारा ये 38000 वाला जो दो साइड का टोटल है वो आपस में मैच हो जाता है। क्लियर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में, दैट इज ट्रांजेक्शन नंबर 5। गुड्स ऑफ ₹5000 सोल्ड फॉर 9000 टू रमन ऑन क्रेडिट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके इफेक्ट कितने कितने होंगे वो जरा देखना। ठीक है, देखो पहले तो उसकी जनरेटिव कर लेते हैं। आपने रमन को गुड्स बेचा 9000 के अंदर, कितने का था उसका जनरेटिव में कोई लेना देना होता नहीं है। जनरेटिव में जिस प्राइस पे आपने बेचा उसी प्राइस की एंट्री करनी होती है। तो नॉर्मली क्या एंट्री होगी, रमन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्रेडिट पे सेल्स कर रहे हैं, तो सेल्स तो क्रेडिट ही होगा, बट ऊपर डेबिट कौन सा होगा, अगर कैश में सेल किया तो कैश अकाउंट डेबिट होता है, पर कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो यहाँ पे किसी का नाम के अकाउंट से उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रमन जब आपका डेटर बन जाता है, जब आप किसी को क्रेडिट पे सेल करते हो तो द पर्सन बाय द गुड्स फ्रॉम यू इट बिकम्स डेटर्स फॉर यू। तो यहाँ पे कौन परचेस कर रहा है हमारे पास से, रमन कर रहा है, तो रमन यहाँ पे क्या बन जाएगा, डेटर। ठीक है, अभी इसमें जो इफेक्ट है कैसे आएगी, तो डेटर्स भी इट इज़ ए वन काइंड ऑफ एसेट, क्योंकि वो रिसीवेबल होता है। ठीक है, डेटर्स के पास से हमको पैसे मिलने वाले होते हैं, तो एक तो रिसीवेबल इंक्रीज हो जाता है, मतलब डेटर्स इंक्रीज हो जाता है, उसके सामने क्या हो जाता है, गुड्स डिक्रीज होता है, क्योंकि आपने सेल्स किया तो आपके पास से गुड्स जाएगा। तो अगेन यहाँ पे दोनों के दोनों एसेट के अकाउंट आए, जो डेटर्स है रिसीवेबल वो भी एसेट है, एंड जो गुड्स है स्टॉक वो भी क्या है, एसेट है। तो इसमें भी एक ही साइड पे इफेक्ट आएगा। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे ये देखो 5000 का गुड्स आप 9000 में बेच रहे हो, इसके लिए यहाँ पे दोनों साइड इफेक्ट देखने को हमको मिलेगी। ये खास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना किस हिसाब से इसकी एंट्री आएगी वो देखना। ठीक है, सबसे पहले तो हमको क्या करना है कि आपको कैश में सेल्स जो स्टॉक किया वो गिनो। तो स्टॉक जो आपका कितने का है, 5000 रुपीज़ का। ठीक है, तो 5000 रुपीज़ का आपने स्टॉक पहले माइनस कर दिया। याद रखो स्टॉक की हमेशा कॉस्ट प्राइस ही माइनस करनी है, सेलिंग प्राइस नहीं। 5000 का गुड्स 9000 में बेचा तो आपको स्टॉक में से 5000 ही माइनस करना है, 9000 नहीं। ठीक है, ओके। इसकी वजह से क्या हुआ, आपको एक डेटर्स मिला जिसका नाम क्या है, रमन। रमन जो है वो उसके पास से आपको कितने मिलने वाले हैं, 9000 रुपीज़। ठीक है, पहले क्या किया आपने, स्टॉक में से उसको माइनस किया कॉस्ट प्राइस पे। अभी रमन आपको कितना देने वाला है, 9000। तो रमन आपके डेटर बन जाते हैं कितने का, 9000 का, तो वो भी एक असर है, तो उसको हमने यहाँ पे लिखा। एंड जब आपको 5000 का गुड्स 9000 में बेच रहे हो तो आपको उसकी वजह से 4000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट कहाँ पे ऐड करते हैं हम लोग, कैपिटल के अंदर। प्रॉफिट कहाँ पे ऐड करेंगे, कैपिटल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इफेक्ट होते हैं। कितने इफेक्ट होते हैं, 3। पहला इफेक्ट कौन सा, स्टॉक में से माइनस करेंगे एट कॉस्ट प्राइस। सेकंड, रिसीवेबल मतलब कि डेटर्स हम लोग एसएसआई प्लस करेंगे ऑन सेलिंग प्राइस, एंड द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस विल बिकम आइदर प्रॉफिट और लॉस। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। तो वो हम लोगों ने कहाँ पे लिखा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट है, हम लोगों ने कैपिटल के अंदर उसको प्लस कर दिया। क्लियर। अब ये फाइनल इफेक्ट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे 42000, यहाँ पे 34 और यहाँ पे 8। तो 42 इज इक्वल टू 34 प्लस 8 इज इक्वल टू 42, मीन्स अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा सॉल्व यहाँ पे हो जाता है। क्लियर, इसको हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। मोर देन नेक्स्ट 6 नंबर, दैट इज गुड्स ऑफ ₹3000 सोल्ड फॉर ₹6000 इन कैश। उसमें क्रेडिट पे था, इसमें कैश में है। ठीक है, जनरेटिव तो 6000 से के हिसाब से होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सेल्स अकाउंट क्रेडिट ही होता है, बट क्योंकि यहाँ पे कैश का ट्रांजेक्शन था, डेबिट क्या हुआ, कैश। तो यहाँ पे होगा क्या, कैश इंक्रीज होगी। ठीक है, और स्टॉक आपका डिक्रीज होगा। पर हमको पता है कि स्टॉक हम लोग कौन सी प्राइस पे डिक्रीज करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। कौन सी प्राइस पे डिक्रीज करते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस पे। यहाँ पे देखेंगे उसको कैसे एंट्री करेंगे। सबसे पहले एंट्री, क्योंकि यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन है, कैश आपको यहाँ पे मिल रहा है, कितना मिल रहा है यहाँ पे 6000। गुड्स जो कितने का जा रहा है, स्टॉक जो है वो 3000 का जा रहा है, कॉस्टिंग 3000 है ना, तो वहाँ पे 3000 ही माइनस करना है।
अच्छा, अब ये ट्रांजेक्शन से प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? तो 3000 का गुड्स अगर आप लोग 6000 में बेचोगे तो 3000 बट ऑब्वियसली क्या होने वाला है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट किस में ऐड कर लेते हैं हम लोग? कैपिटल में। आया समझ में? अगर कैश ट्रांजेक्शन था तो यहाँ पे कैश प्लस हुआ, अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता तो डेटर्स प्लस हो जाते। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट बाकी सारी एंट्री सिमिलर ही है। क्लियर है? ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट में। गुड्स ऑफ ₹1000 रिटर्न टू राजेश। तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न टू राजेश मतलब कि राजेश को रिटर्न कर रहे हैं हम लोग। राजेश कौन था? हमारा क्रेडिटर था, उसके पास से परचेस किया था तब वो क्या बना था? हमारा क्रेडिटर्स। अभी उसको गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो दो इफेक्ट होंगे, एक तो गुड्स आपके पास से जाएगा और क्योंकि गुड्स आप उसको रिटर्न कर दे राजेश को तो उतने अमाउंट से राजेश आपका क्रेडिटर्स कम हो जाएगा। ठीक है, अभी अब राजेश पूरे पैसे नहीं मांग पाएगा, जितना भी रिटर्न कर रहे थे 1000 उतने पैसे हम लोग उसको कम देंगे। क्यों? क्योंकि अभी उतने से वो क्रेडिटर रहा नहीं है, क्योंकि उतने का गुड्स हमने रिटर्न कर लिया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे इफेक्ट क्या होगी, तो जनरलिटी इस हिसाब से आती है, राजेश अकाउंट डेबिटेड टू परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिटेड। ठीक है, क्योंकि हमने गुड्स रिटर्न कर दिया उतनी लायबिलिटी हमारी कम हो जाती है और उतना स्टॉक भी हमारा कम हो जाता है। इफेक्ट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखोगे तो पहले स्टॉक में से हमने क्या कर दिया? माइनस, क्योंकि उतना हमारे पास अभी रहा नहीं, हमने उसको रिटर्न कर लिया हुआ है। और दूसरा लायबिलिटी जो राजेश के नाम पे 8000 थी उसमें से परचेस रिटर्न के लिए किया तो हमने 1000 लायबिलिटी क्या कर दी? माइनस। तो अभी कितना बैलेंस बचेगा वहाँ पे? 7000। मतलब कि राजेश को हम लोग अभी 7000 ही पेमेंट करेंगे। तो लायबिलिटी 8000 से डिक्रीज होकर कितनी हो गई? 7000। मतलब कि 1000 लायबिलिटी डिक्रीज हुई और उसके सामने स्टॉक भी 1000 से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो दोनों तरफ इफेक्ट आएगी, कैपिटल में इसका कोई इफेक्ट आएगा नहीं। तो दोनों तरफ 1000 माइनस किया है, मतलब कि उसका टोटल जो है वो तो वही सिमिलर होने ही वाला है। ठीक है, ओके, मूव करें नेक्स्ट में। दैट इज द इलस्ट्रेशन नंबर 8। गुड्स ऑफ ₹2000 रिटर्न बाय रमन, दैट इज द सेल्स रिटर्न। रिटर्न बाय रमन मतलब कि रमन आपको रिटर्न कर रहा है। ठीक है, जैसे आपने सेल्स पहले परचेस रिटर्न किया था वैसे यहाँ पे क्या है? सेल्स रिटर्न। जनरली समझ ले सेल्स रिटर्न होता है तो पहले सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है, क्योंकि सेल्स रिटर्न से आपके पास गुड्स आता है। ठीक है, और वैसे यहाँ पे आपको रमन का अकाउंट क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। रमन जो आपका क्या है? डेटर है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होगा? स्टॉक इंक्रीज होगा, क्योंकि जो आपने सेल्स किया था वो गुड्स रिटर्न आ रहा है आपके पास, और रिटर्न आ रहा है मतलब कि गुड्स इंक्रीज होगा, आपका स्टॉक इंक्रीज होगा। एंड रिसीवेबल जो है, जो डेटर्स के पास आपको लेने थे, क्योंकि उसने गुड्स वापस कर दिया ना, तभी उतने पैसे से आपका रिसीवेबल या डेटर्स जो है उसको कम कर देना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं इसके इफेक्ट किस हिसाब से होती है। तो सबसे पहले तो स्टॉक जो है उसमें से आपको क्या कर देना पड़ेगा? ऐड कर लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो वापस मिल जा रहा है। स्टॉक जो सेल किया था वो वापस आ रहा है ना, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे। एंड दूसरा जो आपके रिसीवेबल थे, डेटर्स थे 9000 के, उसमें से हमको 2000 क्या कर देना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि अभी वो उतने पैसे देने वाला नहीं है। मतलब कि अभी वो पहले 9000 का डेटर था, अभी वो सिर्फ कितने देगा? 7000 रुपीज़। इसलिए हमने यहाँ पे डेटर्स में उसका अमाउंट क्या रखा? 7000 और 2000 उसमें से माइनस किया। ठीक है, बेसिक फंडा ही है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली चीज़ नहीं है। सेल्स और देखो दोनों इफेक्ट कौन सी तरफ हो रही है? एक की तरफ। तो मैंने जैसे बताया था, एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा? माइनस। एक प्लस 2000 दूसरा माइनस 2000, ये दो में से एक भी तरफ इफेक्ट आता नहीं है, तो वापस वही का वही टोटल हो रहा है जो लास्ट ट्रांजेक्शन के बाद था। ठीक है, ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट में। दैट इज़ द नंबर 9। गुड्स ऑफ ₹1000 डिस्ट्रॉय बाय फायर। जब आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, तो दो इफेक्ट होती है। ठीक है, एक तो लॉस जितना होता है, दैट इज लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिटेड 1000 रुपीज़। एंड दूसरा जो गुड्स खराब हो जाता है, दैट इज तो जिसको हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करते हैं? टू परचेज अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो लॉस भी होता है और आपका गुड्स भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहाँ पे लॉस जो है वो क्या करते हैं? डायरेक्ट कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। जो लॉस है उसकी वजह से क्या करते हैं? कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। एंड गुड्स डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपका वो गुड्स अभी आपके पास बचा नहीं, तो उतना स्टॉक जो वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो एक तो इफेक्ट आएगा कैपिटल एसेट साइड, और एसेट साइड क्या करेंगे हम लोग? जो स्टॉक होगा उसमें से 1000 माइनस कर देंगे। दूसरा इफेक्ट क्या आएगा? क्योंकि लॉस है, लॉस कहाँ से माइनस करते हैं हम लोग? कैपिटल में से माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले क्या किया हम लोगों ने, क्योंकि स्टॉक डिक्रीज हो रहा है 1000 से, तो 1000 माइनस कर लिया। एंड वही लॉस भी है 1000, इसके लिए हमने क्या किया? कैपिटल में से भी माइनस किया। क्लियर है? ओके, मूव करें नेक्स्ट में। दैट इज नंबर 10। सैलरी पेड ₹2000। सैलरी क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या करते हैं हम लोग? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है, तो यहाँ पे जनरली ये आएगी सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड। सैलरी एक्सपेंस और एक्सपेंस को हम लोग कैपिटल में से माइनस करते हैं। ठीक है, रूल्स हमने समझे थे।
एक्सेल एक्सपेंस को क्या करते हैं हम लोग कैपिटल में से माइनस। एंड जब सैलरी पे करोगे आप लोग तो आपके पास से भी कैश जाएगा, सो कैश भी क्या होगा, कैश में कम डिक्रीज होगा तो कैश में से भी माइनस करना पड़ेगा। तो दो इफेक्ट आएंगे, समझ में आ ही गया होगा कि एक तो कैश में से हम लोग 2000 माइनस करेंगे और दूसरा कैपिटल में से क्या करेंगे 2000 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे असेट साइड देखोगे तो यहाँ पे कैश जो है उसमें से क्या किया हमने सैलरी 2000 माइनस, एंड कैपिटल में क्योंकि वो एक्सपेंस है तो वहाँ पे भी 36,000 कैपिटल में से 2000 जो सैलरी है एक्सपेंस है उसको हमने क्या किया माइनस किया। तो यहाँ पे अभी दोनों साइड 2000 माइनस हुआ है तो टोटल जो है वो आपको मैच हो ही जाने वाला है। 41,000 इज इक्वल टू 34 + 7 दैट ऑल्सो बिकम द 41। सो ऑन द एसेट एंड CL मतलब कि कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड जो आपस में मैच हो रही है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज 11 दैट इज सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹1000। ये हमने फर्स्ट सेशन के अंदर भी देखा था कि जब भी आउटस्टैंडिंग हो तो उसकी इफेक्ट किस तरह से देनी है। पहले उसकी जनरल एंट्री समझ ले। अगर कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो उसकी जनरल एंट्री आएगी, जैसे सैलरी है तो इसकी जनरल एंट्री आएगी सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्रेडिटेड। ठीक है, क्या आएगा सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्रेडिटेड। अभी सैलरी जो है वो तो एक्सपेंस है और एक्सपेंस को कहाँ पे माइनस करते हैं हम लोग, यस कैपिटल में से माइनस। एक्सपेंस को कहाँ पे माइनस करते हैं हम लोग कैपिटल में से माइनस। एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है ना वो हमारे लिए लायबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी है तो लायबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है हमारी, तो वो कहाँ पे लिखेंगे हम लोग लायबिलिटी में प्लस करेंगे। अगर इसको ध्यान से देखोगे ना तो इसमें कहीं ना कहीं असेट बिल्कुल आया ही नहीं, कहीं पे भी असेट आया नहीं। तो दोनों एक ही साइड पे हो रहे हैं, कौन से CL वाली C+L वाली साइड पे। तो वहाँ पे C वाली साइड पे क्या हो रहा है आपका माइनस हो रहा है, कैपिटल में से माइनस करना है। वहीं पे लायबिलिटी वाली साइड पे क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि लायबिलिटी वहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो उसको यहाँ पे देखो असेट साइड में कोई इफेक्ट नहीं यहाँ पे देनी है। यहाँ पे एक्सपेंस में एक्सपेंस है इसके लिए सैलरी क्या कि हमने कैपिटल में से माइनस किया हुआ है। एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो हमारे लायबिलिटी है तो लायबिलिटी आपकी ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 41 पहले भी था, 41 अभी भी है। यहाँ पे 34 का कितना हो जाएगा 33 और यहाँ पे 7 का कितना हो जाएगा 8। बट ओवरऑल जो अगर इन दोनों को प्लस कर दे तो कितना हो जाएगा 41। सो A इज इक्वल टू C+L यहाँ पे भी फॉलो हो जाता है। क्लियर है, ओके। द नेक्स्ट वन इज नंबर 12 कमीशन रिसीव ₹4000 कि आपको कमीशन रिसीव कितना हुआ है 4000। कमीशन रिसीव इज वन काइंड ऑफ इनकम। सो जनरल एंट्री क्या होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव अकाउंट क्रेडिटेड। सिंपल है ये तो। ठीक है, जनरल एंट्री इसी तरीके से होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट क्रेडिटेड। तो यहाँ पे कैश रिसीव हो रहा है मतलब कैश इंक्रीज हो रहा है तो असेट में तो ये प्लस होगा ही। और कमीशन रिसीव है जो एक तरह की क्या है इनकम, और इनकम को हम लोग क्या करते हैं यस कैपिटल में प्लस। एक्सपेंस होता है तो कैपिटल में से माइनस, और क्योंकि इनकम है इसके लिए कैपिटल में प्लस। तो दो इफेक्ट होगी, एक कैश में प्लस होगा और दूसरा कैपिटल में प्लस। ठीक है, सो कैश 13,000 था, उसका कमीशन 4,000 मिला, उसको प्लस करेंगे तो कैश का बैलेंस कितना हो जाएगा 17,000। वैसे ही कैपिटल 33,000 था, इनकम अगर हम लोग ऐड कर ले तो वो कितना हो जाएगा 34,000। एट द एंड जब टोटल करेंगे बाकी सारी एसेट को टच करना नहीं है। जब तक एसेट का कोई ट्रांजेक्शन उस पर्टिकुलर एसेट का ट्रांजेक्शन नहीं है तब तक उसको वही की वही वैल्यू जो पिछले ट्रांजेक्शन में थी वही की वैल्यू हमको रखती जानी है। ठीक है, तो 45,000 इज इक्वल 37 + 8,000 इज इक्वल टू 45,000। सो दोनों तरफ 45,000 यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। सो आज हमने देखा कि कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हो उसको अगर हम लोग A इज इक्वल C+L अकाउंटिंग इक्वेशन में रखते हैं तो वो सॉल्व हो ही जाता है। एंड उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि अकाउंट जो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है उसी के ऊपर बेस्ड है। एंड वही रीज़न है कि हमारा जो बैलेंस शीट है वो भी लास्ट में आपस में मैच हो ही जाता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ एट योर होम। थैंक यू।